स्टूडेंट्स, आज जो है बेटा आज हम हमारे अपने क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। इसका आज दूसरा यूनिट स्टार्ट होगा इस वाले बुक का, जो है आपका स्कूल प्रभाव वोटपालकता, यानी कि इफेक्टिवनेस के बारे में पढ़ेंगे और स्कूल के स्टैंडर्ड के बारे में पढ़ेंगे कि स्कूल का स्टैंडर्ड किस तरीके से होना चाहिए। हमने लास्ट क्लास में आपको एजुकेशन पॉलिसी के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ा दिया था बेटा। तो सबसे पहली चीज़ यही है कि स्कूल की आवश्यकता का विश्लेषण, यानी किस तरीके से आप एनालाइज कर सकते हो कि आखिर स्कूल में कौन कौन सी प्रॉब्लम हो रही हैं या क्या क्या चीज़ों की उनको नीड महसूस होती है। इसके लिए ना पहली बात तो बेटा अलग अलग ना डिपार्टमेंट्स होते हैं। किस तरीके के डिपार्टमेंट्स होते हैं ये भी आप जान लें। सही है, जैसे स्कूल में कुछ डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जो फीस वगैरह का काम करते हैं, कुछ डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं कि जो है स्कूल की बिल्डिंग कैसी होनी चाहिए, उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, उसको किस तरीके से रखना चाहिए, उसके बारे में ध्यान देते हैं। कुछ ये ध्यान देते हैं कि फैसिलिटीज़ जो प्रोवाइड की जा रही हैं बच्चों को, ऐसा तो नहीं है कि बच्चों को उन चीज़ों से प्रॉब्लम हो रही है। तो ये सब एनालाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए भी अलग ही डिपार्टमेंट, अलग ग्रुप होता है। सही है कि अगर हम बात करें कि स्कूल में कौन सी फैसिलिटीज़ या किसी अदर चीज़ की प्रॉब्लम फेस करने के लिए तो नहीं आ रही बच्चों के थ्रू या टीचर्स के थ्रू या किसी अदर स्टाफ के थ्रू, तो उसके लिए एनालाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, यानी कि देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसका विश्लेषण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी समझ आता है कि स्कूल में आखिर किस चीज़ की आवश्यकता होगी। जैसे सिंपली अगर हम बात करें तो निम्न चीज़ों को स्कूल में पाया जाना आवश्यकता अनुसार जो है ज़रूरी समझा जाएगा। अगर हम देखें तो ये सारी चीज़ें जो हैं कंपलसरी होती हैं किसी एक स्कूल के अंदर, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि वर्तमान आवश्यकताओं के लिए स्कूल बिल्डिंग जो है पर्याप्त होनी चाहिए। अगर आज के टाइम में 200 बच्चे पढ़ रहे हैं, 400 बच्चे पढ़ रहे हैं, 600 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो वो स्कूल बिल्डिंग जो है उसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। फर्नीचर होना चाहिए, वहाँ पर लाइब्रेरी होनी चाहिए, सही है, स्टाफ होना चाहिए कंप्लीट। ऐसा ना हो कि जो है जैसे हम जानते हैं कि 30 स्टूडेंट्स पर जो है आपका एक टीचर होना चाहिए 30 स्टूडेंट्स के लिए। अगर स्टूडेंट्स बढ़ते हैं तो वहाँ पर दो या जो है 3 टीचर्स की भी ज़रूरत हो सकती है। तो ऐसा ना हो कि स्टाफ आपके पास नहीं है, अगर किसी को कोई इमरजेंसी आ गई, प्रॉब्लम हो गई, वो किसी दिन छुट्टी पर है, तो बच्चों की पढ़ाई का लॉस नहीं होना चाहिए। तो आपके पास कोई एक्स्ट्रा टीचर भी होना चाहिए, स्पेशल पीरियड वाला भी होना चाहिए जो स्पेशल केयर कर सके बच्चों की। ये सारी चीज़ें भी देखने के लिए आती हैं। उसके बाद सिंपली अगर हम देखें तो विद्यार्थियों की संख्या होनी चाहिए। प्रवेश प्रक्रिया में किसी तरीके का परिवर्तन की ज़रूरत अगर महसूस होती है तो वो करें। एडमिशन जो जितना भी प्रोसीजर होता है, परीक्षाओं में बार बार जो है सुधार लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सही है, पिछले साल जितनी भी योजनाएं बनाई गई हैं उनको नए साल के लिए परिवर्तन करें। अगर उनसे बेटर रिजल्ट नहीं मिल पा रहे हैं तो उनको बार बार जो है चेंज करते रहें। सही है, योजना बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। स्टाफ का, मकान का, खेल का मैदान, हॉस्टल, कैंटीन, सही है, फर्नीचर के साथ साथ जो है स्कूल की बस हो गई, आपका डर्ट हो गया, सफाई हो गई, ये सारी चीज़ों का ध्यान जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। किसी भी स्कूल के लिए सब चीज़ें जो हैं आवश्यक हैं। अगर किसी स्कूल में ये सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं तो प्रॉब्लम्स जो है वहाँ पर फेस करने के लिए मिलती है। अब बात करते हैं संसाधनों का सर्वेक्षण कैसे किया जाता है। तो बेटा सर्वेक्षण करने के लिए भी जो है डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं या फिर हेड ऑफ द टीचर बनाए जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें साइंस लैब की, तो साइंस में जो है साइंस लैब का जो है इंचार्ज होता है जो इस बात का ध्यान रखता है कि लैबोरेटरी में कौन कौन सी चीज़ें कम है। ऐसे लाइब्रेरियन होते हैं जो कि ये ध्यान रखते हैं कि लाइब्रेरी में कौन सी बुक कम है या फिर किस चीज़ की नीड जो है वहाँ पर महसूस की जा रही है, कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर करी जाएंगी। सही है, इसके अलावा अगर हम देखें तो छात्रों को कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, किस किस तरीके का संसाधन बच्चों को प्रोवाइड नहीं मिल रहा है, तो इसका सर्वे किया जाता है टाइम टू टाइम। सही है, जनता लाइब्रेरी या फिर स्थानीय इंजीनियर द्वारा बुलाया जाता है कि स्कूल की जो बिल्डिंग है उसमें कोई किसी तरीके की ऐसी कोई चीज़ तो नहीं आ रही है, देखने के लिए तो नहीं मिल रही है जो कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे। इसके अलावा अगर हम देखें तो सुधार कार्यक्रमों को तैयार करना। सही, किस तरीके से हम जो है एक इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम बनाएं या फिर एक जो है इम्प्रूवमेंट के लिए जो प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं या जो लिस्ट बनाई जाती हैं, एक हम पर्टिकुलरली माइंड में सोच के चलते हैं कि हाँ भाई हम ये प्लान करेंगे, इस तरीके से उसे एग्जीक्यूट करना है। तो एग्जीक्यूशन से पहले पहले हम जितनी भी चीज़ें तैयार करते हैं उसको हम जो है इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम्स के नाम से जानते हैं। सही है, इन्हें सुधार कार्यक्रमों के साथ इंक्लूड किया जाता है। इसके लिए बहुत सारी परियोजनाएं बना सकते हैं। सही है, जैसे अगर हम बात करें तो किस किस बातों पर ध्यान देना होगा हमें कि स्कूल की उपयोगिता क्या है। सही है, वित्तीय स्थिति क्या है। अब हम सोचते तो ये हैं कि भाई अपने स्कूल को अर्वचीन इंटरनेशनल जैसा बना देंगे, तो उसके लिए इतना पैसा भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जितना आपके पास बजट है, जितना पैसा है स्कूल का, जितना बजट, ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। उसमें किस तरीके से हम जो है स्कूल की चीज़ों को कंप्लीट करेंगे, ये वाली बातें भी यहाँ पर देखी जाती हैं। इसके अलावा स्कूल की जनसंख्या का योगदान देखा जाता है कि स्कूल की जनसंख्या कितने बच्चे हैं, किस अकॉर्डिंग फर्नीचर तैयार करवाना चाहिए, किस अकॉर्डिंग क्लासेस होनी चाहिए, क्लासेस कम तो नहीं पड़ेंगी, कमरे ज़्यादा तो नहीं बनवाने पड़ेंगे। इन सारी बातों का बेटा ध्यान जो है हम रखते हैं जब भी हम कोई इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम जो है तैयार करना चाहते हैं स्कूल से रिलेटेड। अब यहाँ पर जैसे अगर हम बात करें स्कूल बिल्डिंग से संबंधित परियोजनाएं बना सकते हैं। तो ये स्कूल कैंपस से संबंधित जो है परियोजनाएं हम बना सकते हैं। यहाँ पर किसी तरीके की उपकरणों से संबंधित बना सकते हैं। सही है, अनुदेशन सामग्री बना सकते हैं। सही है, स्कूल का कैलेंडर वगैरह, ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। विद्यार्थियों के हित के लिए भी परियोजना बना सकते हैं, लाइब्रेरी के हित के लिए बना सकते हैं। मतलब एक स्कूल में अगर आपको लग रहा है ना कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि अगर सिंपली हम देखें कि खेल भी बहुत ज़्यादा
ज़रूरी होता है। भाई कंप्यूटर लैब भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैथमेटिक्स लैब होना चाहिए, सही है, सोशल लैब होना चाहिए जहाँ पर मैपिंग वगैरह ये सारी चीज़ें बच्चों को सिखाई जा सकें, सही है। फर्नीचर इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो इन सारी बातों के लिए अलग अलग परियोजनाएँ बनाई जाती हैं, उसके बाद जाकर इन परियोजनाओं पर एग्जीक्यूशन किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है इन प्रोजेक्ट्स को, सही है। तो इम्प्लीमेंट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आपने परियोजना बना ली, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि परियोजना केवल बना के रख लोगे अपने पास। अब बहुत बार डिज़ास्टर मैनेजमेंट का प्लान बेटा स्कूल में बनाया जाता है, तो आप उसका एग्जीक्यूशन भी देखते हो कि जब आप स्कूल में होगे तो अलग अलग चार्ट्स लगाए जाते हैं कि कौन सा नेचुरल डिज़ास्टर कितना हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, या ऐसे डिज़ास्टर के टाइम पर हम किस तरीके से अपनी रोकथाम कर सकते हैं। ये सारी बातें हमें जो है उन चार्ट्स के थ्रू समझ आ जाती हैं। इवन कोई भी अगर किसी नए स्कूल में भी एंटर करता है तो आपने देखा होगा वहाँ पर फ्लो चार्ट्स बने होते हैं कि आप किस जगह पर खड़े हो, और अगर आपको कहीं पर जाना है तो किस तरीके से जा सकते हो। सब प्लानिंग कहलाई जाती है, फिर इनका इम्प्लीमेंट्स किया जाता है। अब जब हमने इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर दिया, जो हमारी आवश्यकताएँ थी उनको हमने एनालाइज़ करा, उसके बाद हमने सर्वेक्षण भी करा, सर्वे भी कर लिया हमने, उसके बाद हमने परियोजनाएँ भी बना ली। हम परियोजनाओं को लागू भी कर रहे हैं। लागू करने के बाद हम ये भी देखते हैं कि ये जो परियोजनाएँ कितनी हद तक सफल हो पाई हैं। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है बेटा, इवैल्यूएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर बाद में निकलता है निष्कर्ष। सो ये निष्कर्ष बहुत तरीक़ों से निकल सकता है। स्कूल के विश्लेषण का निष्कर्ष हो सकता है, सर्वेक्षण का निष्कर्ष निकल सकता है, जो कार्यक्रम हम करना चाह रहे हैं सुधार के लिए उनका निष्कर्ष निकल सकता है। सही है, मूल्यांकन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना इवैल्यूएशन के हमें कभी समझ नहीं आता कि जो हमने प्रोग्राम्स डेवलप किए हैं या फिर जो परियोजनाएँ हमने बनाई हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए, वो इम्प्लीमेंट हुई या फिर नहीं हुई। ये सारी चीज़ों का भी यहाँ पर ध्यान रखना पड़ता है। अब बात करते हैं, अगर एक स्कूल बहुत ज़्यादा अच्छा है, वेल ऑर्गेनाइज्ड स्कूल है, तो उसके पास कौन कौन सी चीज़ें होंगी और कैसी स्थिति उसकी बनी रहेगी। तो अगर हम सिंपली देखें कि इंपॉर्टेंस क्या होती है, स्कूल बिल्डिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, तो स्कूल बिल्डिंग की इंपॉर्टेंस बेटा बहुत ज़्यादा होती है। आप खुद सोचिए कि अगर देखो ये वाला जो टॉपिक है ना स्कूल वाला, ये आप बना के भी लिख सकते हो एज इट इज़, जैसा यहाँ लिखा है वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। सही है। अब अगर हम सिंपली यहाँ पर देखें कि स्कूल की जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितने भी घटक होते हैं स्कूल के, खासतौर से उसकी बिल्डिंग तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बिल्डिंग भूकंपरोधी नहीं है, कभी भूकंप आ गया तो बच्चे जितने पढ़ रहे हैं सबकी जान को नुकसान हो सकता है। इवन बच्चों की जान को नहीं, वहाँ जो इतना स्टाफ काम करता है उसको भी नुकसान हो सकता है। आसपास की बिल्डिंग्स को भी इसकी वजह से कोई ना कोई जो है प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आपका बिल्डिंग स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए जो क्या हो, भूकंपरोधी हो और गवर्नमेंट के थ्रू क्या हो, वो पास्ड हुआ हो, यानी कि उस पर ऐसा ना हो कि किसी तरह की कोई चीज़ें चल रही हैं। तो सही है, स्कूल प्रांगण की आवश्यकता थी, कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। तो अगर हम देखें, सही है, स्कूल कैंपस में कौन सी चीज़ जो है इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल्स हैं, जिन चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है। क्योंकि देखो बिल्डिंग अपने आप में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चा बिल्डिंग में जाकर ही पढ़ रहा है, इसके बिना पढ़ नहीं रहा है। ऐसा नहीं है कि बच्चा को स्कूल को बाहर बिठा के पढ़ाया जा रहा है, स्कूल के अंदर ही बिठा कर बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो स्कूल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं उसका बहुत ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले चीज़ क्या होती है बेटा, औचित्य यानी कि एडिक्वेसी। सही है, स्कूल प्लांट औचित्य के सिद्धांत पर यानी कि अर्थात स्थान के पास और निर्माण के सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। सही है, इसका नक्शा जो है वो पास हो, इसका कहने का मतलब यहाँ पर ये है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी उस पर ध्यान रखना चाहिए कि जो स्कूल बिल्डिंग है आपकी वो सेफ़ होनी चाहिए हर तरीके से। सही है, लाइटनिंग वगैरह के अगर आपको कोई इंस्ट्रूमेंट लगाना पड़ रहा है कि बिजली वगैरह इन सबसे, कि बिजली गिर जाएगी, इन सबसे बचना है, तो ये सारी बातें भी ध्यान रखनी चाहिए। सही है, समन्वय होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एफिशिएंसी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्कूल प्लांट के अंदर नियोजित चीज़ें होनी चाहिए, पहले से आपके पास प्लान होने चाहिए अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशंस आ रही हैं तो। ब्यूटीफुल होना चाहिए, लचीलापन, फ्लेक्सिबल होना चाहिए स्कूल का जो प्लांट होता है। देखो अगर फ्लेक्सिबल नहीं होगा तो बच्चों की, अगर मन लोग बढ़ रहे हैं, अगर बच्चे का अकाउंट बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है उनकी, तो आपको न्यू क्लासरूम्स भी डेवलप कराने पड़ेंगे, हो सकता है बहुत सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पर करनी पड़ें। फिर इकोनॉमी की चीज़ें भी यहाँ पर देखी जाती हैं। तो हर समय कुछ ना कुछ निर्माण होता रहता है, जिसके कारण हर समय वित्तीय साधनों की आवश्यकता भी पड़ती रहती है। तो कुछ स्कूल जो है अपना एक साइड से भी बजट लेके चले कि एमरजेंसी सिचुएशन में उनके पास ऐसा ना हो कि उनके पास पैसा ही नहीं है और वो कोई काम करा नहीं पा रहे हैं। कह रहे हैं स्कूल के लिए स्थान का चुनाव। सही है, किस तरीके से हमें ध्यान दें कि हम कौन सी जगह पर अपना स्कूल बनाना चाहें। तो सबसे पहली चीज़ तो ये होती है बेटा कि हमारा ध्यान यही रहता है कि स्कूल हम जो है गाँवों में बनाएं या शहरों में बनाएं, कहाँ पर ज़्यादा। देखो बेसिकली जो हम किताबों में पढ़ते हैं उससे अलग ही स्कूल निर्माण के थोड़े से कार्य होते हैं। बेसिकली कोई अगर स्कूल खोलना चाहता है तो पैसा कमाने के लिए खोलना चाहता है, कि एजुकेशन देने के लिए बहुत कम स्कूल्स होते हैं जो ऐसी चेन बनी हुई है। बट हम तो जो है आइडियल तौर पर पढ़ेंगे कि कौन से स्कूल्स आइडियल होते हैं। तो आइडियल तौर पर अगर हम निर्माण के लिए जगह ढूंढना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज़ यही है कि शहरों में खोलना है या फिर हम गाँव में खोलना चाहते हैं। जगह कैसी है, ऐसा तो नहीं है आसपास में जो है नेचुरल डिज़ास्टर के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, बाढ़ आने का खतरा है, या बाकी सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। सड़कें किस तरीके की हैं, बच्चा आ जा पाएगा, ठीक से नहीं जा पाएगा, आवश्यकता अनुसार उन्हें भूमि मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, इन बातों का भी जो है ध्यान रखा जाता है। अब कुछ क्षेत्रीय आवश्यकता होती हैं, जैसे स्कूल का प्रकार, किस तरीके का स्कूल है। सही है, प्राइमरी लेवल तक है तो अलग हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं। सही है,
विद्यार्थियों की संख्याओं पर भी डिपेंड करता है और कौन कौन से कोर्स बनाए जाते हैं। जैसे अगर किसी स्कूल 12वीं तक है, आर्ट कॉमर्स साइंस 3 साइड्स होती हैं, तो 3 अलग अलग बिल्डिंग बनाना सफिशिएंट रहता है। उस टाइम पर आप ये बिल्डिंग बना सकते हैं। अब बात करते हैं कि विद्यालय भवन का रखरखाव किस तरीके से आप उसको मेंटेन करेंगे। तो एक समिति का गठन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खेल का मैदान होना चाहिए, स्कूल में गार्डन होना चाहिए, सफ़ेदी और मरम्मत ठीक तरीके से होनी चाहिए। सही है। इसके अलावा अगर हम देखें तो शोध कार्यों की सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इवन सफाई तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आज के टाइम में अगर हम देखें कोरोना पैंडेमिक चल रहा है, तो उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा अगर स्कूल जो ज़्यादा साफ़ सुथरे रहते होंगे, जिनके अंदर जो है सेफ्टी प्रोसीजर्स को अप्लाई किया जा रहा होगा, तो पेरेंट्स भी वहाँ पर दिल से खुश होकर जो है आपको जाने के लिए भेजने के लिए अलाउ करेंगे। अदरवाइज़ नहीं तो अलाउ नहीं करेंगे किसी तरीके से। तो सफाई के तो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जैसे वॉशरूम्स वगैरह हैं, टॉयलेट्स वगैरह हैं, बच्चे उसका इस्तेमाल करते हैं। ऐसा ना हो कि उनको इन्फेक्शन हो जाए, किसी तरीके का स्टमक इन्फेक्शन हो जाए या फूड पॉइजनिंग वगैरह ऐसी चीज़ें हो जाएँ। कैंटीन वगैरह का भी ध्यान बहुत ज़्यादा रखना ज़रूरी है। तो मेंटेन करने के लिए हमें एक अलग से सफाई कर्मचारी का, एक पूरे स्टाफ की भी ज़रूरत होती है, जो हर तरीके की चीज़ों को कंप्लीट करे। फर्नीचर देखना होता है, पुस्तकालय, पानी की व्यवस्था बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आरओ वाटर आप बच्चों को देने की कोशिश करें। ऐसा ना हो आप बच्चों को जो है उल्टा सीधा पानी पिला रहे हैं जो कि साफ़ सुथरा नहीं है, तो उससे बच्चों को हैज़ा जैसी बीमारियाँ, बाकी बीमारियाँ भी लग सकती हैं, जिससे कि स्कूल का लेवल और उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो ख़राब हो सकती है। मतलब उसका जो छवि है स्कूल की, वहाँ पर वो बिगड़ सकती है। सही है। बिजली व्यवस्था और आग बुझाने के उपकरण होने चाहिए। नई तकनीकों का भी उपयोग होना चाहिए वहाँ पर। और ये भी जो है ध्यान देना पड़ता है कि किस तरीके से जो है चीज़ आगे कंप्लीट की जाए स्कूल के अंदर। अगर कोई आपदा आ रही है तो उसके इसमें से केवल आग बुझाने के यंत्र ही नहीं, बाकी सारी चीज़ों के लिए भी आपके पास आपके स्कूल के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे जो है प्रोग्राम्स चलते रहने चाहिए, मॉक ड्रिल्स होने चाहिए, जिससे बच्चा खतरे के टाइम पे भी अपने आप को सुरक्षित कर सके किसी न किसी तरीके से। ये टॉपिक जो है स्कूल बिल्डिंग ऑर्गेनाइज्ड कैसे होती है, सही है। तो उसका तरीका है यहाँ पर देखो। अगर आप स्कूल बिल्डिंग को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज़ है कि एक नक्शा बनाओ। सबसे ज़्यादा कम खर्च जो है कोशिश करें, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल्स का उपयोग करें। एक ऐसा प्लेस बनाएं जो कि जो है आपका आदर्श हो, और कक्षाओं के कमरे या तो जो है कर्ण रेखावत आकार में होने चाहिए। सही है जी। जिस तरीके से डायग्राम बेटा हुआ है, अर्धवृत्ताकार होने चाहिए, एल आकार के भी बना सकते हैं आप। सही है। इस तरीके के कमरे आपके बने होने चाहिए ताकि जो है क्लासेस में एंटर करने के टाइम पर आपको कोई दिक्कत ना हो। सही है। स्थान कैसा होना चाहिए, ये देखो कुछ मेजरमेंट्स यहाँ पर दी हुई हैं आपकी ठीक तरीके से। सही है बेटा। तो यहाँ पर जो है मेजरमेंट्स वगैरह ये सारी चीज़ें भी आपको दे रखी हैं कि एक कमरे में 60 से 65 बच्चे बिठाने हैं, कितनी फुट तक ऊंचाई हो सकती है, चौड़ाई कितनी होनी है। सही है। प्रकाश, अगर हम लाइट की बात करें तो ऐसे खिड़की दरवाज़ा बनाना चाहिए जहाँ से जो है नेचुरली जो है लाइट्स वगैरह जो हैं वो एंटर कर सके रूम में। सही है। वेंटिलेटर का सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए, बच्चों को घुटन महसूस ना हो। इस तरीके से आप अपनी बिल्डिंग को बनाना स्टार्ट करेंगे। फिर फर्नीचर वगैरह के बारे में भी देना है कि रोशनदान वगैरह होने चाहिए। तो ये बेटा एक ऐसा टॉपिक है कि जो है कम ही पूछा जाता है। सही है। जो है आपके एग्ज़ाम्स में, बट आपको वैसे इसके बारे में पता होना चाहिए, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा पढ़ा दिया। जैसे स्टोर रूम वगैरह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, शौचालय होना चाहिए, लाइब्रेरी होनी चाहिए। लाइब्रेरी तो बार बार आती रहेगी आपके। सही है। डिस्पेंसरी भी होनी चाहिए। अब देखो डिस्पेंसरी तो खैर स्कूल्स में कम ही होती है, बड़े स्कूल्स में देखने के लिए मिलता है, लेकिन हाँ ये होता है कि स्कूल्स जो है अपने आसपास के ही किसी जो है एमबीबीएस डॉक्टर से या किसी और से जो है लिंक कर लेते हैं, और फिर उस लिंक के बाद जो है ईज़िली वहीं से बेटा चीज़ें बुला लेते हैं। सही है बेटा। तो अगर हम वहाँ पर बात करें तो स्कूल्स में जो है डिस्पेंसरी सिस्टम तो बेटा होता नहीं है। सही है। बहुत कम स्कूल्स में देखने के लिए मिलता है, लेकिन वो अपने आसपास के इलाकों के जो डॉक्टर्स होते हैं उनके साथ क्या कर लेते हैं, लिंक कर लेते हैं कि अगर बच्चे को कोई एमरजेंसी सिचुएशन ऐसी आ रही है जहाँ पर बच्चे की तबीयत ज़्यादा बिगड़ रही है, तो स्कूल में डॉक्टर्स को अवेलेबल कराया जा सके। स्कूल की कैंटीन है, डिमॉन्स्ट्रेशन रूम है, ये सारी चीज़ें भी होनी चाहिए। अब बात करते हैं स्कूल भवन से रिलेटेड जो है भारतीय शिक्षा आयोग ने क्या है और कौन कौन से सुझाव या फिर कौन कौन सी चीज़ें बताई हैं। जैसे सबसे पहली चीज़ क्या है, स्कूल भवन किस तरीके का होना चाहिए। तो कह रहे हैं स्कूल भवनों की असंतोषजनक दशा में सुधार लाने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता है। साथ ही विद्यार्थियों की बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए स्कूलों की संख्या में भी वृद्धि होनी चाहिए। मतलब जितने भी स्कूल्स हैं, जैसे अगर 10 स्कूल्स हैं तो 20 या 40 स्कूल्स जो हैं हमें और एक्स्ट्रा बनाने चाहिए। और आप देख रहे हो कि इसी जो है निधि पर आज के टाइम पर काम हो रहा है। आप अब देखते होगे अपने इलाके में भी बहुत न्यू न्यू स्कूल्स जो हैं बनते हैं। जैसे कि जो पहले गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल पहले के टाइम में हुआ करते थे, उन स्कूल्स के अंदर जो है आपका जो है प्रतिभा स्कूल्स भी अब जो है बहुत सारे बनाए हैं नए। सही है। गवर्नमेंट ने
हमारी। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। कह रहे हैं केंद्रीय और राज्य सरकार के बजट में भवन निर्माण के लिए सुनिश्चित धनराशि भी देनी चाहिए, क्योंकि देखो एकेडमिक्स में जो है वित्तीय चीज़ें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं है, फाइनेंस नहीं है, तो किस तरीके से चीज़ें की जाएंगी। फिर होता है मूल्यों की कमी, पैसा नहीं है तो हमें लागत घटानी पड़ती है, सही है, फैसिलिटीज़ कम देनी पड़ेंगी बच्चों को, जिसकी वजह से बच्चों को प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। गाँवों में भी भवन बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सही है, नगरों में भवन किस तरीके से बनने चाहिए। तो दोनों में जो है अलग अलग तरीके से होता है। गाँव में अगर आप कोई स्कूल खोल रहे हो तो बिल्डिंग्स नहीं प्रॉपर बन पाती हैं वहाँ पर, लेकिन शहरों के स्कूल्स में आप देखोगे कि बिल्डिंग्स आपको मिलेंगी, सही है। भवन निर्माण का उत्तरदायित्व तो वहाँ की स्थानीय जनता और ग्राम पंचायत के हाथों में सौंप देना चाहिए, क्योंकि वो अपने क्षेत्र के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो उन्हें पता है कि किस एरिया में स्कूल किस तरीके से सही तरीके से बन पाएगा, उसका निर्माण किस तरीके से हो पाएगा, सही है। देरी नहीं करनी चाहिए। पीडब्ल्यूडी में शिक्षा विद्यालयों के भवनों के लिए पृथक इकाई का निर्माण होना चाहिए, सही है। शिक्षा भवन जो है निर्माण संगठन द्वारा कम खर्च वाले भवनों का निर्देशन प्राइवेट विद्यालयों तक भी विस्तृत किया जाना चाहिए। मतलब जितने भी प्राइवेट स्कूल्स वगैरह हैं जो बहुत ज़्यादा पूंजी लगाकर अपने बहुत बड़े बड़े स्कूल्स बनाते हैं, ताकि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हों। स्कूल बिल्डिंग्स को ही देखकर बहुत सारे पेरेंट्स तो अट्रैक्ट हो जाते हैं कि हमारा बच्चा इस स्कूल में पढ़ने जाए, बहुत बड़ा स्कूल है। तो कम लागत का जो ये आपकी फ़िलॉसफी है वो प्राइवेट स्कूल्स तक भी पहुँचाने के लिए बोला गया है, सही है नहीं। नेक्स्ट है हमारा जो है टॉपिक वो है प्रिंसिपल्स, सही है। लोकतांत्रिक भारत में स्कूल संगठन के सिद्धांत कौन कौन से। सबसे पहला सिद्धांत होता है सर्वगीण विकास के लिए वातावरण तैयार करना, सही है, कि एक बच्चे का जो है संपूर्ण विकास हो सके, इसलिए स्कूल में एक ऐसा वातावरण तैयार करें ताकि बच्चे का टोटल डेवलपमेंट हम वहाँ पर करा पाएँ। दूसरा होता है भौतिक और मानवीय संसाधनों का समन्वय करना, सही है। दोनों जो आपके फिजिकल और ह्यूमन रिसोर्स होते हैं इनको आपस में किस तरीके से इंटीग्रेट करा सकें, सही है। स्कूल का ताना बाना समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रख के बनाना चाहिए, सही है। सहयोग का सिद्धांत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लचीलेपन का सिद्धांत होना चाहिए और बाल केंद्रित होना चाहिए। स्कूल कभी भी जो है अगर बाल केंद्रित नहीं होगा तो स्कूल उतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करा पाएगा, जो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बहुत सारे स्कूल्स को ना फेमस देखते होंगे कि ये स्कूल बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन के लिए फेमस है, ये स्कूल बहुत ज़्यादा इंग्लिश बोलने के लिए फेमस है। तो ये ओवरऑल विकास नहीं कर रहे हैं, पर्टिकुलर एक आस्पेक्ट पे चल रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में अगर हम देखें कि जो हमारी शिक्षा आयोग है उन्होंने किस तरीके से जो पैरामीटर्स दिए हुए हैं, उन पैरामीटर्स में उन्होंने स्कूल्स के लिए बताया हुआ है कि स्कूल्स जो है बाल केंद्रित अगर होंगे तो ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ जो है बच्चों तक पहुँच पाएगी। फिर लोकतांत्रिक संगठन होना चाहिए, ऐसा ना आप किसी पर्टिकुलर एक जात के बारे में, दो जात के बारे में बात कर रहे हैं, अलग अलग चीज़ों के बारे में भी यहाँ पर बात होनी चाहिए, सही है। इसके अलावा ये शक्ति का सदुपयोग, सही है, यूज़ करना आना चाहिए कि पावर्स किस तरीके से हमें इस्तेमाल करनी है और कैसे हो सकती हैं। देखिए नेक्स्ट जो बेटा आपका टॉपिक है वो है प्राइमरी स्कूल्स में जो है भवन या फिर इमारत का निर्माण किस तरीके से करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कौन कौन सी आवश्यकताएं होनी चाहिए, सही है। प्राइमरी स्कूल में कमरे कितने होने चाहिए, तो ये सारी बातें यहाँ पर दिखाई हुई हैं। जैसे प्रधानाचार्य का कक्ष होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सही है। सही है बेटा, प्रधानाचार्य का कक्ष होना चाहिए, कार्यालय बना होना चाहिए, अध्यापकों का कक्ष होना चाहिए जिसको हम स्टाफ रूम बोलते हैं, कक्षाओं के लिए अलग अलग कमरे होने चाहिए, हॉल होना चाहिए, बरामदा होना चाहिए। इन सारी चीज़ों के बारे में भी बेटा ध्यान देते हैं। एल आकार का भवन सही रहता है या फिर ई आकार का भवन सही रहता है। देखो ये एल आकार का है और ये वाला जो है वो आपका ई आकार का है। इस तरीके से आपको अलग अलग चीज़ें दी हुई हैं। वैसे टॉपिक आता नहीं है एग्ज़ाम्स में, लेकिन आपको पता होना चाहिए। एच आकार का किस तरीके का भवन हो सकता है, सही है। यू आकार का भी हो सकता है, ए आकार का भी हो सकता है। ये अलग अलग चीज़ें हैं जो हमें पता होना चाहिए। अब अगर हम बात करें किस तरीके से हम एजुकेशन की क्वालिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, सही है, गुणवत्ता का अर्थ क्या होता है, ये सारी बातें हमें यहाँ पर पता होनी चाहिए। तो सिंपली अगर हम देखें तो गुणवत्ता जो क्वालिटी होती है दो तरीके की होती है, पॉजिटिव और सकारात्मक, यानी कि नकारात्मक। नकारात्मक में देखें तो कह रहे हैं इसके नकारात्मक पक्ष का अर्थ है कि गुणवत्ता में उन बातों का आभार है जो अभिष्ट नहीं है, सही है जी। यानी कि ऐसा प्रभाव आ रहा है जो कि बच्चे के लिए सही नहीं है किसी भी तरीके से, सही है। सकारात्मकता चीज़ें वाली चीज़ें हैं आपकी, जिसमें जो है हम बच्चों के गुण को, उनकी विशेषताओं के बारे में, उनकी क्षमताओं के अनुसार उनको ढाल रहे हैं, उनकी योग्यताओं पर जो है काम कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें कहलाई जाती हैं आपकी सकारात्मक। तो सिंपली अगर हम देखें क्वालिटी एजुकेशन प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं, तो जैसे रचनात्मक शक्तियों का विकास करना, बच्चों को क्रिएटिव बनाना है, बच्चों को अच्छा बनाना है, बेहतर बनाना है, चिंतन शक्ति का विकास करना है बच्चों का, सही है, मानवीय मूल्यों का विकास करना है बच्चों का। बेटा ये टॉपिक्स ना ऐसे हैं जो एग्जाम्स में कभी पूछे नहीं गए, लेकिन एक दूसरे से लिंक्ड हैं। अगर आप चाहें तो अपने आप को बना कर भी यहाँ पर लगा सकते हैं इन सारी चीज़ों को, सही है। जैसे अगर हम देखें यहाँ पर स्वावलंबन की क्षमता का विकास करना है। स्वावलंबन का मतलब क्या होता है कि वे अपने आप पर यकीन कर सके और अपने आप ही चीज़ों को कंप्लीट और एग्जीक्यूट कर पाए बच्चा जो होता है। तो ये आधुनिकीकरण बच्चों के अंदर लाना है, पाठ्यक्रम किस तरीके का बनाना है। तो ये सारी चीज़ें ओवरऑल मिला जुला कर क्या करती हैं, बच्चे की गुणवत्ता का विकास करते हैं। मतलब बच्चे को जो एजुकेशन दी जा रही है उसकी गुणवत्ता का विकास होता है यहाँ पर, सही। यहाँ देखो बेटा नेक्स्ट लिखा है आपका
कि जो है प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के गुणात्मक पहलू कौन कौन से होते हैं। तो ये किस तरीके से आप जो है यूनिवर्सलाइजेशन कर सकते हैं प्राइमरी एजुकेशन का। तो कुछ गुणात्मक स्तर होते हैं जिन पर ये सारी चीज़ें जो हैं डिपेंड करती हैं। तो पिछला वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन सेम ही हो जाएगा, दोनों को मिलाकर लिख सकते हैं। सबसे पहले चीज़ होती है पाठ्यक्रम, किस तरीके का पाठ्यक्रम है, उसी से हम जो है बच्चे का लेवल सुधार पाते हैं। फिर किस तरीके की शिक्षण की विधियाँ हो रही हैं, कौन कौन सी पुस्तकों का इस्तेमाल किया जा रहा है, विद्यालय कैसा है, विद्यालय में लाइब्रेरी कैसी है, प्रशासन कैसा है, टीचर्स पढ़ाने वाले कैसे हैं, प्राथमिक शिक्षा का पहला मोटिव होना क्या चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए, शोध कार्य होने चाहिए, रिसर्च स्किल्स होनी चाहिए, सही है, आपका एनालिसिस होना चाहिए, मूल्यांकन यानी कि इवैल्यूएशन होना चाहिए, तभी हम पता लगा पाएंगे कि हमारा विद्यालय सही तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा है। व्यापक उद्देश्य होने चाहिए, कि एम्स होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, क्योंकि अगर स्कूल्स के अंदर ऑब्जेक्टिव्स नहीं होंगे तो चीज़ें सही तरीके से नहीं जाएंगी। तो 12 पॉइंट लिखने चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, बहुस्तरीय नियोजन होना चाहिए। बहुस्तरीय का मतलब होता है बेटा मल्टी लेवल प्लानिंग होनी चाहिए। आप बच्चे के एक एक्स को सुधारने की कोशिश नहीं करेंगे, बहुत सारों को सुधारने की कोशिश करेंगे, सही है। इसको बेटा डिटेल में फिर नेक्स्ट क्लास में हम कंप्लीट करते हैं, और आपने वीडियो बेटा देखना शुरू करें और इनको यहाँ तक कंप्लीट करें। ये बुक भी आपकी जो है ज़्यादा बड़ी नहीं है, जल्दी ख़त्म हो जाएगी, इसमें से कम क्वेश्चन आते हैं, फर्स्ट वाले में से ज़्यादा आते हैं, सही है।